विपक्ष का काम आरोप लगाना है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, इतने साल सरकार चलाई, कब 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट हुआ है? इतने साल चलाई सरकार, कब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने की आपने हिम्मत करी? इतने साल सरकार चलाई, आपने कभी भी धारा 370 को छूने का हिम्मत करा है? इतने साल सरकार चलाई, आपने कभी भी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए इनिशिएटिव लिया है? इतने साल सरकार चलाई, कभी भी गरीबों को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है? इतने साल सरकार चलाई, कभी भी एक 10 साल के अंदर 60 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खोलकर हर गरीब को देश के अर्थतंत्र में समाहित होने का अधिकार दिया है? इतने साल सरकार चलाई, 14 करोड़ महिलाओं को आपने टॉयलेट से वंचित रखा, ये अपराधिक काम है। इतने साल सरकार चलाई, 6 करोड़ लोग घर विहीन थे, 3 करोड़ हमने बना दिए, 3 करोड़ अगले 5 साल में बनाए। इतने साल सरकार बनाई, 20,000 गांव में बिजली का तार नहीं पहुंचा था, 3 करोड़ घर में बिजली नहीं पहुंची थी, हमने पहुंचाई। अगर आपने सब कर लिया होता, घर नल से जल 14 करोड़ घरों, अगर 55 साल में ये सब कर लिया होता तो हमारे तो करने के लिए कुछ आता ही नहीं। चुनाव के मुद्दे तो ये है नाविका जी। तो चुनाव के मुद्दे ये हैं कि आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा नहीं है। जरूर मुद्दा है, उसको भी हमने कंट्रोल में रखा है, रोजगारी भी बढ़ी है। इस देश में 6 साल में 1 करोड़ लखपति दीदी अपना स्वरोजगार जनरेट की है, सैकड़ों स्टार्टअप बने हैं, ढेर सारी इंडस्ट्री, सारे इन्वेस्टमेंट के रिकॉर्ड तोड़ने का काम ये 10 साल के अंदर हुआ है। जब 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो आप क्या समझती है, रोजगारी नहीं मिलेगी? सरकारी नौकरियों की मैं बात कर लेता हूं। 1 साल के अंदर 23-24 के साल में मोदी जी ने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया है, जो सर्वाधिक है आजादी से अब तक। मगर उनको झूठ बोलकर भाग जाना है, बहस में नहीं आना है। आप कर लो ना राहुल गांधी का इंटरव्यू, मैंने सब कहा, पूछना आप जरा, कर पाओ तो कर लो, जाओ। तो फिर झूठ बोलकर भाग जाना ही काम बचा है उनके। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर 80 करोड़ लोगों को आज भी गरीब होने पर मुफ्त राशन मिल रहा है, तो बात तो यही हुई कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं इस देश में। नहीं तो किसकी लेगेसी है? हमने तो उसमें से 25 करोड़ को गरीबी रेखा के बाहर निकाला है। अभी वो बेचारे सस्टेन हो रहे, इसके लिए उनका मुफ्त राशन हम बंद करना नहीं चाहते, परंतु 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के हमने बाहर निकाला है। राहुल गांधी के, और ये लेगेसी किसकी है? किसने 4 पीढ़ी से 55 साल तक यहां शासन किया? कांग्रेस और उनके चट्टो बट्टों ने शासन किया है। और राहुल गांधी क्या मुझे तो मालूम नहीं पड़ता कि इनके एडवाइजर भी ढंग के नहीं रख सकती कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी सालों से इनके अध्यक्ष एडवाइजरों से चले हैं। आपने सैम पिट्रोडा का मुद्दा भी उठा लिया, इनहेरिटेंस टैक्स का, जबकि वो मालूम नहीं सैम पित्रोडा जी आइवरी टावर में जीते, ना उनको भारत की देश की ग्राउंड रियलिटी मालूम है, ना हमारे लोगों की रिक्वायरमेंट मालूम है। अच्छे व्यक्ति है, परंतु आइवरी टावर में जीते। वो जहां जीते हैं, रहते हैं, वो देश की। आप मानते हैं अच्छे व्यक्ति हैं? मैं तो मानता हूं, हर व्यक्ति अच्छा होता है, कुछ न कुछ तो अच्छा होता ही है। राहुल गांधी भी? सब में कुछ न कुछ अच्छा होता है, आप में भी होगा, वो तो देखने का नजरिया चाहिए। तो राहुल गांधी में क्या अच्छा लगता है आपको? मेरा काम नहीं, उनकी माता जी का काम है अच्छा ही देखना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महिलाओं के अकाउंट में 1 लाख रुपए हर साल आएंगे, खटाखट खटाखट। देखिए नाविका जी, इस आधार पर निर्णय मत करना वोट देने का। इंदिरा जी कहकर गई थी हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाने का काम इतने सालों के बाद मोदी जी कर रहे हैं। इन लोगों को, इनका एक सूत्र है पूरे परिवार का, झूठ बोलो, बार बार बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो, और फिर न सुने तो बड़े आवाज से बोलो। ये 4 सूत्रों के आधार पर 4 पीढ़ी चलाई है इन्होंने।
लेकिन ये जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन है कि मंगलसूत्र छिन जाएंगे, घुसपैठियों को दे दिया जाएगा, क्या ये सही था इंटरप्रिटेशन जो किया गया? बिल्कुल सही है। मैं आपको बताता हूं, मनमोहन सिंह जी ने कहा है या नहीं कहा है कि इस देश के संसाधन पर माइनॉरिटी और उसमें भी विशेष कर मुसलमानों का अधिकार है। लेकिन उससे पहले वाले वाक्य में उन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वो ठीक है, मगर बाद में तो प्रायोरिटी तय कर दी। तो ये सब तो बेचारे द्वितीय कक्षा की प्रायोरिटी में चले गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी। आपने तो माइनॉरिटी और उसमें भी मुसलमान, सिख जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है, मुसलमान, क्योंकि वोट बैंक है। चलिए, तो फिर सवाल ये पूछते हैं कि आपके मैनिफेस्टो में यूसीसी है, एक वन नेशन वन पोल है, लेकिन इस बार एनआरसी नहीं है, कोई खास वजह? पहले मैं बता देता हूं, वन नेशन वन पोल ये बहुत महत्वपूर्ण सुधार होने वाला इस देश की चुनाव प्रक्रिया में। देश में बार बार चुनाव होने से समय की और धन की, संसाधन की बहुत बड़ा व्यय होता है। दूसरा, बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लगने से विकास भी बाधित होता है और देश की जनता वोटिंग जो करती है उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते रहते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर, स्टेट के मुद्दों पर और स्थानीय मुद्दों पर। वोटिंग का एक ही समय तय होना चाहिए और देश की जनता ने कई बार इसका क्षीर नीर किया है। ऊपर अलग लोगों को वोट दिया है, नीचे अलग, आज भी होता है जहां साथ में चुनाव होते हैं। तो ऐसा भय रखे बगैर मैं तो अपील करता हूं सभी दल को कि मोदी जी ये जो नया विचार लेकर आए हैं वो देश की चुनाव प्रक्रिया में शुचिता भी स्थापित करेगा और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा करेगा, तो इसका मदद करना चाहिए। यूसीसी भी हमारे देश के संविधान के अंदर जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स तय किए गए, क्योंकि उस वक्त ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि यूसीसी लाया जाए, बहुत आपाधापी चल रही थी। तो संविधान सभा ने देश के विधानमंडल और संसद से अपेक्षा की कि उचित समय पर विधानमंडल और संसद इस देश में एक समान नागरिक कानून को लेकर आए। और मैं मानता हूं ये सभी चुने हुए लोगों का दायित्व था, मैंडेट था संविधान सभा में, जिसमें ज्यादातर सदस्य कांग्रेस के थे। मगर अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करने के लिए ये लोग इसको छोड़ दिए। हम यूसीसी लेकर आए हैं, उत्तराखंड में लेकर आए हैं और हमने संकल्प पत्र में रखा है कि हम ये प्रयास करेंगे कि 5 साल में पूरे देश में यूसीसी लागू हो जाए। आप इस पर कमिटमेंट है आपकी कि इस 5 साल में के पहले 100 दिन के प्रोग्राम में होगा? 100 दिन को मत छूइए आप, 5 साल का घोषणा पत्र होता है, संकल्प पत्र होता है, इसमें हो जाएगा। एनआरसी के लिए अभी हमारा कोरोना के कारण थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा सहमति बनाने में लेट हो गया, तो अभी हमने ये सीएए को लागू किया है। अभी भी ममता जी, कांग्रेस सब तो विरोध करे, कह रहे हैं हम वापिस ले लेंगे। ले सकते हैं? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना उनको बहुमत मिलना है ना सीएए वापिस जाना है। जो शरणार्थी आए सबका अधिकार है इस देश का नागरिक बनने का, और मेरे और आपके जितना ही अधिकार जो शरणार्थी बनकर आए हैं उनका है। ये देश का कमिटमेंट था उनको पार्टीशन के वक्त। पार्टीशन का पाप भी कांग्रेस ने किया और पार्टीशन के वक्त दिया हुआ वादा तोड़ने का पाप भी कांग्रेस ने कराया। नहीं कर सकते हुए। तो फेडरलिज्म का क्या होगा? वो कहते हैं कि स्टेट्स का आपने कोई रोल नहीं छोड़ा। देखिए, ये जो बातें करते हैं बच्चे जैसी और अनपढ़ जैसी करते हैं। हमारे संविधान में स्टेट का, सेंटर का और साझा 3 प्रकार से विषयों का आवंटन हुआ है। नागरिकता शुरू से, जब से संविधान बना तब से सेंटर का रोल है, स्टेट का रोल ही नहीं है। क्या ये गलत फहमियां लोगों में पड़, और आप जैसी स्टडीड जर्नलिस्ट इसको सवाल बनाकर मुझ पर थोप रही हैं। मैं आपको बताता हूं नाविका जी, संविधान शुरुआत से नागरिकता के विषय पर स्पष्ट है कि नागरिकता देश की संसदीय चुनी हुई सरकार का विषय है, राज्य का नहीं है। हर राज्य नागरिकता के बारे में अलग अलग कानून बनाएगा तो देश बिखर जाएगा।
तमिलनाडु अपना बनाएगा, गुजरात अपना बनाएगा, महाराष्ट्र अपना बनाएगा, बंगाल, ऐसे नहीं चल सकता देश। जैसे विदेश नीति केंद्र सरकार का एकाधिकार है, रिजर्व बैंक केंद्र सरकार का, इसी प्रकार से नागरिकता केंद्र सरकार का एकाधिकार है, और आज से नहीं 1950 से। अमित शाह जी, लेकिन 2 मुख्यमंत्री चुनाव से पहले अगर जेल में जाते हैं, देखिए टाइम पर वो इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेट करते तो चुनाव के पहले चले जाते। इस देश में बहुत सारे मुख्यमंत्री विपक्ष के हैं, ममता जी भी है, हिमाचल की भी है, ढेर सारे, क्यों कोई नहीं जाता, सिद्धरामैया जी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप करप्शन करोगे, पकड़े जाओगे, चुनाव तक आप आपकी पेशी टालते जाओगे, चुनाव के वक्त अपीयर होगे, फिर अरेस्ट होगे, तो देखो 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 चुनाव के वक्त, अरे भाई तो 6 महीना पहले आ जाना था, चाहिए था। लेकिन इंसुलिन भी ना देना जेल में, उनकी हेल्थ को, एक और झूठ को आप प्रचारित कर रही है, कैरी कर रही है, आप नहीं कर रही प्रचारित, कैरी कर रही है। दिल्ली में जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। अगर आप पार्टी ही उनको इंसुलिन नहीं दे रही है तो आप पार्टी में गंभीर संकट है। आपका आरोप है कि आरोप नहीं है, मैं फैक्ट बता रहा हूं। दिल्ली की जेल दिल्ली सरकार के, वो कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है, तो आप पार्टी से ही है, आप पार्टी से ही है। वो इसका मतलब तो यही होता है, क्योंकि जेल में, मैं नहीं मानता जान को खतरा है, परंतु है तो फिर आप पार्टी से हैं, क्योंकि दिल्ली की जेल दिल्ली सरकार के अधीन है, भारत सरकार का कोई रोल नहीं है, दिल्ली सरकार उनकी है, जेल में बैठकर वो ही चला रहे हैं। आपको लगता है ये सही है कॉन्स्टिट्यूशनली के एक मुख्यमंत्री? देखिए मुझे तो सही नहीं लगता है नाविका जी, मैं भी जेल में गया था, मुझे एनकाउंटर के मामले में कांग्रेस सरकार ने जेल में डाला था, बाद में कोर्ट ने कहा कि पॉलिटिकल षड्यंत्र है कर मुझे बरी किया, मतलब मेरे आरोप खारिज कर दिए, स्क्रैप कर दिए, परंतु मैंने भी अरेस्ट होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। हेमंत सोरेन जेल में गए, अरेस्ट होने के पहले वो इस्तीफा दे दिए। अब संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं कि ऐसा कोई करेगा तो क्या होगा, क्योंकि संविधान सभा ने ऐसे निर्लज्ज मुख्यमंत्री चुन कर आ जाएंगे जो जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे, ऐसे सत्ता लोलुप लोग आ जाएंगे, इसकी कल्पना ही नहीं करी थी। शायद उनको ये इतना विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। तो आप लगता है संशोधन होना चाहिए या कोई लॉ होना चाहिए? नहीं, हमारा ये एजेंडा नहीं है। जनमत क्या बनता है इसके आधार पर कानून बनते हैं, अभी तो जनता ही इसको तय करेगी अच्छा है पर होना चाहिए कि नहीं? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई देखिए मेरे बोलते ही आप इसको केजरीवाल के साथ जोड़ दोगी। मैं इस विषय पर, सुनिए ना, मुझे मालूम है कैसे चलता है जर्नलिज्म, मैं इस विषय पर अभी कुछ बोलना नहीं चाहता। देश की जनता तय करे कि ऐसे निर्लज्ज मुख्यमंत्री होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आजकल एक मुद्दा उठा हुआ है इंटरनेशनली भी, वो है यूएस ने उठाया जो मुद्दा है। यूएस ने कहा है कि रॉ से, R&AW से कोशिश की गई पन्नून को निशाना बनाने। यूएस ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, किसी अखबार ने उठाया। अखबार को आप यूएस मत बना दो, वॉशिंगटन पोस्ट। हाँ, इसको यूएस मत बना दीजिए, वो अखबार है आपके जैसा। तो आप इस मैटर को सीरियसली नहीं, देखिए डिप्लोमेसी अगर यूएस सरकार गंभीरता से मानती है तो डिप्लोमेट चैनल से चर्चा करेगी, हम उसका जवाब देंगे। हमारा कोई रोल कहीं पर नहीं है। सवाल लोगों का ये है कि 400 पार अगर आपको पहले ही पता है तो फिर कहीं फिर से ईवीएम में घोटाला तो नहीं? देखिए, हमने लास्ट टाइम 300 पार का नारा दिया था, तो क्या ईवीएम में घोटाला था? तो राहुल गांधी वायनाड से कैसे जीते? इतनी सारी सरकार, उसके बाद 5 साल में कैसी ऑपोजिशन की बनी? 400 पार का लक्ष्य रखने का हमारा अधिकार भी नहीं है क्या लोकतंत्र के अंदर? कोई राजनीतिक गठबंधन एनडीए अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता? किस प्रकार से हमें पर दबाव बनाया जा रहा है? आप हारोगे तो हम भी हारना तय कर ले। आपके कर्म ऐसे है तो जनता आपको नहीं चुनती है। हमारे काम अच्छे हैं तो हम विश्वास से जा रहे हैं। मोदी जी ने 10 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सर नीचा हो। आज हम सर उठाकर चल रहे हैं।
कि पूरी दुनिया में मोदी जी ने भारत का सम्मान बढ़ाया है, भारत को सुरक्षित किया है, भारत को समृद्ध किया है, गरीबों का कल्याण किया है। लेकिन फिर वोटिंग परसेंटेज गिर क्यों रही है? इलेक्शन कमीशन देखिए, वोटिंग परसेंटेज दो आइडियोलॉजी के लोगों को मिलकर बनती है। मुझे लगता है कांग्रेस का खेमा पूरा सुस्त पड़ा है, वोट डालने ही नहीं निकल रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में तो आप कह रहे हैं आप बहुत स्ट्रांग विकेट पे हैं। अगर स्ट्रांग विकेट पे हैं तो बेंगलुरु के अंदर वोटिंग परसेंटेज में 8-9% मगर वहां पर भी कांग्रेस का वोट तो है। उनको मालूम है काहे को टाइम जाया करे, जितना बितना है नहीं। राहुल बाबा बैठे, यस मिलना नहीं है, छोड़ो अभी। लेकिन ये सिर्फ राहुल बाबा का इलेक्शन तो नहीं है, इसमें तमाम पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस है, कौन ममता प्रधानमंत्री बनर्जी, बनेगा बताओ? अखिलेश यादव। नहीं, कौन बनेगा? आप बताइए। आप शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? ममता जी बन सकती है क्या? उद्धव जी बन सकते हैं क्या? अखिलेश बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? या तो फिर एक सुझाव आया था बारी बारी हर साल एक बनाएंगे। किस प्रकार का गठबंधन है जिसका ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है? पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स पास्ट में हुए हैं। अच्छे हुए हैं क्या? पर हुए हैं। यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट आई, यूपीए गवर्नमेंट आई। देश की जनता ने तय कर लिया कि जो 30 साल एक्सपेरिमेंट चले, इससे देश काफी पिछड़ गया। आपके ऊपर सवाल ये भी उठाए जाते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो वजह है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके लिए आपको अनकंफर्टेबल नहीं करता? जरा भी अनकंफर्टेबल नहीं करता। ये राहुल जी आरोप लगा रहे हैं तो ये कह रहे हैं उगाही है, ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या 1600 करोड़ के बॉन्ड कांग्रेस पार्टी को मिला, वो उगाही के उनकी राज्य सरकार के ठेकों के सामने लिया है क्या? देश की जनता के सामने वो स्पष्ट करे। पर वो बोल रहे हैं, उनको मालूम नहीं है मेरी पार्टी को भी 1600 करोड़ का बॉन्ड मिला है, और बोलते ही जा रहे। राहुल गांधी को आप सीरियसली नहीं लेते? मैं नहीं, देश की जनता सीरियसली ले। 20 बार लॉन्च किया सोनिया जी ने, 20 बार लॉन्च फेल हो गए, इस बार 21वीं बार कर रहे हैं, देखो क्या होता है। मैं क्या मेरा तो एक वोट है नहीं, पर जो निश्चित है, भारतीय जनता पार्टी को जाना है। राहुल गांधी पार्टी से सबको ले लेते हैं और राहुल गांधी आपको पसंद नहीं है। उनकी पार्टी से जो भी आता है वो आपके लिए नहीं। तो हमने कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस में सभी लोग बुरे हैं। अब वो भी समझ गए हैं कि इनके नेतृत्व में कुछ होना नहीं है। तो जो आरोप लगे हुए, जो टेंटेड हैं, सब आपके पार्टी में आ जाते हैं और विपक्ष कहती है आपका एक बीजेपी ब्रांड वॉशिंग मशीन है। आप भ्रांति खड़ा मत करिए। विपक्ष कहता है कि वॉशिंग मशीन है तो आपके कपड़े तो मैले हैं ना। ये तो विपक्ष ने अब एडमिट कर लिया कि हमारे कपड़े मैले हैं, तो धोने हमारी वॉशिंग मशीन में जाते हैं। ये किस प्रकार के लोग हैं जो स्वीकार कर लेते हैं कि हम मैले हैं? खैर छोड़िए, वो उनका सवाल है। मैं बीजेपी का स्टैंड फर्मली आपके सामने, आपकी चैनल के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। एक भी व्यक्ति जो हमारे पार्टी में जुड़ा है, जिस पर आरोप है, इसका हमने एक भी केस विड्रॉ नहीं किया है, न डाइल्यूट किया है। किसी अखबार ने दिखाया है कि 25 में से 23 मामले वापस ले लिए गए। एक भी ऐसा नहीं हुआ है। क्या होता है नाविका जी, जब ये मामले बनते हैं, जब बनते हैं तब 3-4 प्रकार के मामले बनते हैं। करप्शन का बनता है, एक प्रोसीजर लूफोल्स का बनता है, किसी का फेवरेटिज्म का बनता है, एक इग्नोरेंस का बनता है। मगर जब भ्रष्टाचार के मामले पर मुख्य केस कॉन्क्रीटली बना लिया जाता है तो ये सारे मामले अपने आप मर्ज होते हैं या विड्रॉ होते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के केस में ही ये चारों मामले आ जाते हैं। तो यानी कि आपके आरोप पहले जो लगाए गए थे वो गलत थे? अजीत पवार पर, अशोक चव्हाण पर सबके केस चल रहे हैं, एक भी विड्रॉ नहीं किया है, न डाइल्यूट किया है, सब प्रोसिक्यूशन। पहले वो चक्की पी सिंह थे, अब वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनकर बैठे हैं। नहीं, वो ठीक है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने, मगर उनको बरी नहीं किया है हमने। पर कहीं क्योंकि आप बात करते, क्योंकि आपकी पार्टी का नारा है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो कहीं ये दोनों चीजें नहीं, हमारी जिम्मेदारी तो हमारे पास आकर कुछ करे तब बनती है। आगे जो किया है इसका कोर्ट ने मीमांसा कर रही है। कोर्ट लेकिन जब ये आते हैं तो कोई सीवी नहीं देखते कि भाई इस पे क्या क्या ऐसा आरोप है लगे नाविका हैं? जी, जिस प्रकार के वातावरण में वो रहे,
वहां ये सबकी परमिशन होगी। एनडीए में नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो कर आए हैं उसमें हमारी ओर से कोई डाइल्यूजन नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अमित शाह जी, चुनाव की सरगर्मी रोज नए हाइट पर जा रही है, गर्मी भी बहुत है और बीच में पॉलिटिक्स की जो सरगर्मी है वो भी बढ़ती चली जा रही है। आज आप देश की जनता को एकदम सीना ठोक कर कह सकते हैं कि इस बार पिछले 2 चुनाव से ज्यादा आपकी सीटें आएंगी, क्योंकि इनकम्बेंसी नहीं है, कुछ ऐसा है। मैं कैसे कह सकता हूं? मैं तो देश की जनता को विनती करने आया हूं कि 30 साल तक ये देश एक प्रकार से अस्थिरता के माहौल में चला, मिलीजुली सरकारें रही। 30 साल के बाद आपने मोदी जी पर पूर्ण विश्वास किया, 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार दी और ये 10 साल में देश ने अच्छा खासा मकाम हासिल कर लिया है। अब समय आ गया है कि 2047 में पूर्ण विकसित भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना और हर क्षेत्र में विश्व में भारत को नंबर 1 बनाना। 10 साल मोदी जी के यूपीए के गड्ढे जो बनाए गए थे, इसको भरने में गए हैं। अब मजबूत भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत, शिक्षित भारत की नींव डालने का टाइम आ गया है। कृपया देश की जनता, जिस पर 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, ऐसे प्रामाणिक नेता, परिश्रमी नेता, दृष्टिवंत विजनरी नेता नरेंद्र मोदी को वोट दे और भारत के गौरव को पूरी दुनिया में ऊपर तक, 1 नंबर तक पहुंचाने का परिश्रम करने का हमें मौका दे। यही मैं देश की जनता को और डिक्टेटरशिप का आरोप? देखिए, इस देश में अदालतें भी हैं, मीडिया भी है। आप इतनी बेखौफ होकर पूछ रही है क्या होगा, आपको बताओ, कुछ नहीं होगा। काहे की डिक्टेटरशिप? मैं आपको चैलेंज देता हूं, जो हम पर डिक्टेटरशिप का आरोप लगा दे, आपके इतने सवालों का जवाब एक बार दे दे बैठकर। अब 5 साल में ले आओ तो मेरे पास आना। आप 5 साल मौका देंगे उन्हें? नहीं, वो लोग मीडिया को रूबरू ही नहीं होते हैं, झूठ बोलकर भाग जाते हैं। अमित शाह जी, हर बार की तरह इस बार भी सीधे सवालों के सीधे जवाब देने के लिए और इस बहुत ही बिजी क्रिस क्रॉस वाली कैंपेन ट्रेल के बीच हमसे बात करने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद नाविका जी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा मौजूद रहे। नामांकन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ नजर आए। तो वहीं बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने भी राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली से अपना पर्चा भरा।